जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्ट में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे पीटी के लिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिनकी समयावधि क्या होती है 3 साल के लिए होता है। मैंने उसका वीडियो प्रोवाइड किया है, यदि आपने जाकर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अंतर्गत पर उसका सिलेबस, पीटी के लिए कौन एलिजिबल है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद में सिलेबस, ठीक है, सिलेबस संबंधी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अंतर्गत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है ना, कि पीटी के लिए जो भी एग्जाम है 12th बेस या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, कम समय के अंतर्गत पे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना भाई, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी सिलेबस देख लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देख लेना है। जिस एग्ज़ाम का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। एटसेट्रा नहीं पढ़नी है, पीएचडी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री। अब ये नहीं कि आपने देख लिया कि कहीं पर देख लिया कि उत्तर प्रदेश पीईटी में हिस्ट्री पूछा जाता है तो आप एक यूपीएससी एक स्टैंडर्ड बुक लेके उसकी स्टडी करना शुरू कर दे। नहीं, टॉपिक टू टॉपिक आपको डिस्कस कर लेना है, देख लेना है कि कितने मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 है, और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो परीक्षा की अवधि की बात करेंगे तो 2 घंटा है, और उसके बाद में पूर्णांक की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भारतीय इतिहास संबंधी है, इंडियन हिस्ट्री संबंधी है। टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले देखिए आपको पूछा जाएगा यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता से आपको पूछी जानी है। फिर उसके बाद में आपको वैदिक संस्कृति से पूछा जाना है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म, और उसके बाद में मौर्य वंश और गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन राजपूत काल, और उसके बाद में सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, फिर उसके बाद में ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। कितनी टॉपिक है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी पॉइंट है, 13 पॉइंट है। 13 पॉइंटों में यहाँ पर डिस्कस किया गया। 13 पॉइंटों में से आपको 5 नंबर का पूछा जाना है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का है, और प्रश्नों की संख्या 100 है। मतलब यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछी जानी है 13 टॉपिकों से। आप क्या करना, ज़्यादा आपको फालतू नहीं पढ़नी, लूसेंट की बुक ले लो, उसमें सारे के सारे टॉपिक आपको अपडेट हुए 5 क्वेश्चन है उनमें से दिखेगा। कुछ अगर एक्स्ट्रा आपके पास में बुक है तो आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो सेकंड नंबर है यहाँ पर, जैसे कि दिया गया है, क्या चीज़ है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड इंडियन नेशनल से जो मूवमेंट है उससे 5 क्वेश्चन आपको पूछी जानी है। कितनी क्वेश्चन पूछी जानी है, 5 क्वेश्चन आपको पूछी जानी है। देखिए 5 टॉपिक है इसके अंतर्गत पे है। सबसे पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेना है। सेकंड है उसके बाद में स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आपको देख लेना है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको से भी दिख जाएगा। फिर उसके बाद में 4th नंबर है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 में। फिर उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, पर टॉपिक से आपको देख लेना है। 5 के 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्टडी कर लेना, लूसेंट बुक देख लेना, कुछ एक्स्ट्रा बुक देख लेना, आपको पूरे के पूरे टॉपिक देख लेना, नहीं तो आप नोट्स बना लेना इनके शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं 3rd नंबर का आपका ज्योग्राफी, भूगोल जिसको कहेंगे, जिसमें भी आपके लिए 5 क्वेश्चन है पूछी जानी है, 5 मार्क्स का है। सबसे पहले बात करेंगे तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। अगर अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो माजिद हुसैन की बुक पढ़ लेना आप, या दूसरा कोई और चीज़ भी है तो उसको भी देख लेना। अगर बात करेंगे तो मैंने माजिद हुसैन पढ़ी है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माजिद हुसैन अच्छी बुक है, और उसमें सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है, इंडियन और वर्ल्ड दोनों के लिए, ठीक है। और उसके बाद में नदी तथा नदी घाटियाँ संबंधी और भूजल संसाधन और पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद और मरुस्थल, वन और खनिज, साथ में लूसेंट को भी साथ में ले चलना है। ये देखिए आप स्टैंडर्ड बुक को लेते हुए चल रहे हैं। अगर यहाँ से टॉपिक आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं, पुराने पेपरों को आप देख लेना साथ में। फिर उसके बाद में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाता है। और उसके बाद में जलवायु तथा मौसम संबंधी, और उसके बाद में टाइम जोन संबंधी, टाइम जोन कहाँ से कहाँ अपडेट होता है, कहाँ से अपडेट किया जाता है, और शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो भी चीज़ें होती है, ठीक है ना। फिर उसमें जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर अपडेट होना है,
ठीक है, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पाने, 5 टॉपिक है, पर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है, यहाँ से भी तैयार रख लेना। उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर है 4th नंबर का कौन सा टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स से भी 5 क्वेश्चन है आपके, 5 मार्क्स का देखेगा। सबसे पहले बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था है 1947 से लेकर 1991 तक। अब उसके बाद में है इसके अंदर टॉपिक है 3 टॉपिकों में दिया गया 5 क्वेश्चन है, तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना से टॉपिक क्लियर कर लेना। उसके बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से, और हरित क्रांति संबंधी और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड। ऑपरेशन फ्लड क्या है, दुग्ध विकास संबंधी क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से रिलेटेड टॉपिक आपको तैयार कर लेनी है। नहीं तो गूगल या क्रोम में आप सर्च करके इसका नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे बात करेंगे तो 1991 में 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 में जो आर्थिक सुधार किया गया तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था। अगर आपको समझ में नहीं आता ये सिलेबस तो आप यूट्यूब में देख लेना, आपको इनकी टॉपिक भी मिल जाएंगी, फिर आप इसका नोट्स बना लेना, फिर बार बार स्टडी कर लेना। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ये पेपर है, तो इसमें इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो वो पूछेगा है नहीं। यूपीएससी लेवल या यूपीपीएससी लेवल का या उससे हाई लेवल का कोई तो पूछेगा है नहीं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे तो वर्ष 2014 के पश्चात में जो आर्थिक सुधार हुए, कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार, और जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी का मना कृषि सुधार से रिलेटेड क्या अधिनियम या एक्ट जो चीज़ें बनी या जो चीज़ें हैं उनको देख लेना। बैंकों से संबंधित जो एक्ट बने या उन चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। अधिनियम एक्ट जिसको कहते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ लेता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पर आगे है 5 नंबर की बात करेंगे तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो 3 टॉपिकों में यहाँ पर दिया गया 5 क्वेश्चन है, यहाँ से आने वाली है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको लक्ष्मीकांत, अगर आप पढ़ सकते हैं तो एम लक्ष्मीकांता को लेकर पढ़ लो, उनमें सारी की सारी टॉपिक हैं, आपको नॉलेज भी हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करना, परीक्षा वाणी या जो लूसेंट वो चीज़ें बुक होते हैं या कुछ स्टैंडर्ड बुक है या कोई और चीज़ें, स्टैंडर्ड को नहीं देखना है या कोई और प्रोवाइड करे कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई नोट्स हैं तो उनको आपको पढ़ लेनी है, ठीक है ना। उनमें से सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। मार्केट में बहुत चीज़ें होती हैं, नहीं तो यूट्यूब में आप देख लेना कि कौन सी बुक अभी जीएस की अच्छी चल रही है, और नहीं तो आप क्या करो एक नोट्स बना लो सबसे बढ़िया इन टॉपिकों को देखते हुए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं संबंधी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आपके एग्जाम में आप भूलेंगे भी नहीं अगर आप खुद सेल्फ नोट बनाते हैं तो। उसके बाद मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक अधिकार है, किस मौलिक अधिकार को किसके अंदर में रखा गया है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। एम लक्ष्मीकांता के फर्स्ट में ये टॉपिक है बैठी हुई है, ठीक है। ज़्यादा आपको उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एम लक्ष्मीकांता की बुक ले लेते हो। उसके बाद में संसदीय प्रणाली है, संसद प्रणाली कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ है, अनुच्छेद किसके अंतर्गत पे, कौन से भाग में बटा है, कौन से अनुच्छेद में बटा है, क्या चीज़ें सारी। और उसके बाद में संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध है। भारत के अंतर्गत पे जितने स्टेट और यूटी हैं और उसके अंतर्गत पे जो संघीय शासन प्रणाली है, भारत क्या है संघ से मिलकर बना है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हम भारत के लोग, भारत जो उसके अंतर्गत तो फर्स्ट पेज में था, उसका भी बात करेंगे इसके लिए। और उसके बाद में संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य जो संबंध है उससे रिलेटेड टॉपिक है। और उसके बाद में न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ सकते हो तो एम लक्ष्मीकांत ले लेना, उसमें हर टॉपिक का अलग अलग लेसन दिया हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पर जिला प्रशासन हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन। तो आपको एक देख लेना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बुक लेके आपको उसमें से आपके टॉपिक बना सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद में स्थानीय निकाय के अंतर्गत पे तथा पंचायती राज संस्थाएं क्या है। स्थानीय निकाय क्या है, जैसे ग्राम के अंतर्गत पे कैसे होता है, शहरों के अंतर्गत पे जैसे ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उसके बाद में ब्लॉक एटसेट्रा चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जो चीज़ें होती है तो उससे रिलेटेड इसमें टॉपिक होता है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पे ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो उसके बाद में आगे बात करेंगे तो 6 नंबर का जो टॉपिक है 5 पॉइंट है, इसमें भी है 5 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा। जनरल साइंस से प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और उसके बाद में जीव विज्ञान से। ये मान के चलो कि मानो फिजिक्स से आपके लिए 2 क्वेश्चन है पूछ ली, और उसके बाद में केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन और जीव विज्ञान से 1 क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं है तो किसी से 2, किसी से 2, किसी से 1 ऐसा करके एक जो भी लेके पूछेगा एग्जाम में। पुराने पेपर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर का आपके लिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से है, 5 क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत पर भी पूछी जानी है। तो कौन कौन से यहाँ पर पूछी गई है टॉपिक है, एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर
टॉपिक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हो गया पूर्ण संख्या और भिन्न और दशमलव से आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, परसेंटेज से आपको प्रतिशत से तैयार कर लेनी है, साधारण अंकगणितीय समीकरण आपको सॉल्व कर लेना है, वर्ग तथा वर्गमूल से आपको टॉपिक तैयार कर लेनी है, घातांक एवं घात से आपको पढ़ लेना है, एवरेज से आपको पढ़ लेनी है, औसत से आपको पढ़ लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद में जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो न्यू बिगनर है ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो वो शॉर्ट में देख ले तो ठीक है। जनरल हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पर संधि विलोम शब्द, संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आयादी संधि है, वो चीज़ आपके लिए पूछा जाएगा। अपोजिट विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जाना है, पर्यायवाची एंटोनिम सिनोनिम आपके लिए यहाँ पर पूछा जा सकता है। वाक्यों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए पूछा जाएगा। और लिंग की बात करेंगे तो जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, या जो भी चीज़ है एक वचन है या द्विवचन है, सॉरी वचन नहीं, यहाँ पर लिंग की बात करेंगे तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जो भी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। और उसके बाद में समश्रुत भिन्नार्थ शब्द पूछा जाएगा, ठीक है ना, श्रुत भिन्नार्थ शब्द उसके रिलेटेड वाले में। और उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएगी। और जैसे उसके बाद में सामान्य अशुद्धियाँ, कोई सेंटेंस दिया जाएगा तो उसके अंतर्गत पे कोई मिस्टेक है उसे पूछा जाना है। और कुछ लेखक और रचनाएं आप देख लेना कि कुछ इंपॉर्टेंट जो लेखक है रचनाएं उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन तो पूछेगा, देख लेना, लेखक और रचनाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हाईलाइट होते हैं तो उनमें से टॉपिक आपको देख लेनी है, ठीक है। या तो इसके अंतर्गत पर ये करेगा, सबसे पहले तो हो सकता है, अगर मैंने पुराना पेपर नहीं देखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी टॉपिक दिए हैं, या तो पर पार्ट के अंतर्गत पे 0.5 मार्क्स या 0.5 मार्क्स का ऐसे देख सकता है। जैसे 1 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके अंतर्गत पे ए और बी करके 2 पार्टें करके क्वेश्चन दे सकता है। संधि विच्छेद से 2 दे दिया, विलोम से 2 दे दिया, पर्यायवाची से 2 दे दिया, कोई चीज़ों से, या उसके बाद में 0.5 मार्क्स का दे दिया, और उसके बाद में 1 नंबर के अंतर्गत तो 2 क्वेश्चन भी अपडेट कर सकता है। अगर नहीं कर रहा तो काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए अपने को हर टॉपिकों को तैयारी करके ले चलना है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 9 नंबर का जो पॉइंट है 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके लिए पूछी जानी है। कौन सा है, इसके अंदर भी आपके लिए टॉपिक जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा, इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर आपके लिए पूछा जाएगा। इंग्लिश व्याकरण के अंदर में जैसे आ जाता है, सबसे पहले की बात करेंगे तो आपको आर्टिकल पढ़नी नहीं है, ई एन दी, ई एन का भी यूज होता है, दी का भी यूज होता है, 3 चीज़ें, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। फिर उसके बाद में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उसके बाद में ग्रामर जो ट्रांसलेट है उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। मैंने पूरा समझा दिया आपको क्या क्या पढ़ लेनी है। आर्टिकल आपको पढ़ लेना है, एक क्वेश्चन 100% दिख जाएगा। उसके बाद में नाउन ये पूछ लेगा कि उसके अंतर्गत पे कौन सा है, क्या चीज़ है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, जो भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भी भाव संबंधी जिसको कहा जाता है उससे रिलेटेड अगर नाउन है वही, उसके बाद में वही प्रोनाउन कहा जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, एटसेट्रा, कौन सा प्रोनाउन है, ऐसे पूछ सकता है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आपको नाउन से रिलेटेड वो चीज़ें भी इसमें पढ़ लेनी है। उसके बाद में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके अंतर्गत पर भी जैसे लोकोक्ति, मुहावरे आपको पढ़ लेना है, और एंटोनिम, सिनोनिम में ये चीज़ आपको सारी की सारी पढ़ लेनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए एक तो 100% आपको पूछेगा, अपठित गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जाना है। अब देख लेना, पुराना पेपर देख लेना, उसमें कितने क्वेश्चन है, कहाँ पर इससे पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है यहाँ पर 10वें नंबर का जो है, 10वें नंबर का जैसे कि यहाँ पर दिया गया, इसके अंतर्गत पर तर्क संगत जो लॉजिक एंड रीजनिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। बृहत एवं लघु संबंधी, क्रम एवं रैंकिंग से रिलेटेड, संबंध से रिलेटेड, और समूह में भिन्न को अलग करना। मैंने 4 चीज़ें दे देगा, जैसे मानो 4 पक्षी दे दिया, एक जानवर दे दिया, उसको अलग करो, ऐसे करके होता है। कैंडल एवं घड़ी को पढ़ लेना, कारण और प्रभाव संबंधी पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण और प्रभाव से तो 100% एक पूछेगा, तो थोड़ा सा अटपटा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और क्रम एवं रैंकिंग मतलब कौन से क्रम में बैठा है, जैसे क्लास में दाईं बाईं ओर से क्या चीज़ पूछा है, इसके सारे फॉर्मूले होते हैं। इन चीज़ को एक अच्छी सी रीजनिंग की बुक ले लो और स्टडी कर लो, नहीं तो यूट्यूब से आप क्या कर लेना, इनके टॉपिक 2 टॉपिक आपके इसके वीडियो वो देख लेना और नोट्स बना लेना और आपका क्लियर हो जाएगा। कोडिंग और डिकोडिंग पूछ लेगा, और उसके बाद में निगमता तर्क और कथन संबंधी, ये क्वेश्चन यहाँ से मैं 100% कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये तर्क और कथन से रिलेटेड और कारण प्रभाव से रिलेटेड तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला होता है, और एक क्रम रैंकिंग से रिलेटेड होता है। इससे क्वेश्चन हर कहीं पर भी अपडेट होता है, जैसे SSC, बैंकिंग या जो भी चीज़ कहो, तो इसको ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 11 नंबर का जो पॉइंट है 10 है, यहाँ पर समसामयिक करंट अफेयर भारतीय एवं वैश्विक आपको पढ़ लेना है। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से पूछा है, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन है पूछ ले रहा है। फिर उसके बाद में समसामयिक से रिलेटेड, उसके बाद में सामान्य जागरूकता से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर का पूछेगा, 10 क्वेश्चन है। सामान्य जागरूकता है जनरल अवेयरनेस से। भारत के पड़ोसी देश, जैसे भारत के अंतर्गत पे कितने हैं, 9 पड़ोसी देश है, 7
7 पड़ोसी देशों का बॉर्डर भारत से लगता है, 2 ऐसे हैं जिनका पानी से संबंध है, कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव के अंदर में। उससे भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपका क्या है, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं तो चाइना, तो चाइना का टोटल वर्ग किलोमीटर भारत से कितना बॉर्डर शेयर करता है? लगभग ये 44,088 कुछ वर्ग किलोमीटर, 0.7 एक्जैक्ट ऐसे क्लियर करता है। फिर उसके बाद में अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो 3023 ऐसे करके, और उसके बाद में जैसे वहाँ पर बात करेंगे तो अफगानिस्तान 106 या कुछ ऐसे आसपास में बॉर्डर शेयर करता है। तो जो सारे के सारे हैं भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बॉर्डर संबंधी उनको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेना। और देश, राजधानी और मुद्रा, देश, राजधानी और मुद्रा, अब जैसे अलग अलग कंट्रियों के आपके उनकी कैपिटल पूछ सकता है, उनकी करेंसी पूछ सकता है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आपको पढ़ लेना। देखिए भारत के अंतर्गत में कितनी है, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश। अभी बहुत सारे स्टूडेंटों को ये भी पता नहीं है, अभी कहीं पर अपडेट आपको 29 दिखता है, पहले 29 राज्य थे, अब क्या हो गया है कि उस टाइम पे 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब क्या कर दिया, केंद्र शासित अलग अलग बना दिया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, तो 9 हो गया और 28 यहाँ पर राज्य हो गए। तो थोड़ा सा इसके अंदर ये पढ़ लेना कि कौन सा राज्य कब बना, कौन सा केंद्र शासित कब बना, या पर उनकी कैपिटल कौन सी है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना एरिया कवर करता है, या ये चीज़ें उनके राज्यों के अंतर्गत पर राज्य, पशु पक्षी कौन सा, ये चीज़ें उनको पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में भारतीय संसद हो गया, इंडियन पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा हो गया, और लोकसभा होगी, विधानसभा हो गया, असेंबली से रिलेटेड, और उसके बाद में विधान परिषद से, एम लक्ष्मीकांता के बुक में है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपोर्टेंट डे होता है, जैसे कि मानवाधिकार दिवस कब है, जैसे 10 दिसंबर को होता है, या कोई चीज़ है जैसे पूछ लेगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो सेलिब्रेट की जाती है कब, उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, 23 यहाँ पर जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे बहुत सारे डे होते हैं, जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हो गया, और बहुत सारे जो डे नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ पर पूछ लेता है। इंपोर्टेंट थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे महिला दिवस कब मनाया जाता है, या कोई इंपोर्टेंट वो चीज़ें हैं तो उनको हाईलाइट कर लेता है। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, विश्व के संगठन, अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वर्ल्ड के अंतर्गत पे जैसे होता है कि क्वाड है, क्वाड का हेडक्वार्टर का है, सम्मेलन होता है, सार्क है, या एक्सेट्रा बहुत सारी बनी हुई है, ठीक है ना। उसके अंतर्गत पे जो समय जैसे ओपेक कंट्री, तेल कंट्री है, तो उनका संगठन, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनके अंतर्गत में कौन कौन से देश शामिल हैं, ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। और भारतीय पर्यटन स्थल, और भारत के अंतर्गत में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, थोड़ा सा लूसेंट 2-4 किताबों को आप देख लेना, नहीं तो गूगल पे से या यूट्यूब से आप एक वीडियो देख लेना और नोट्स बना लेना इसका। भारतीय कला एवं संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से हाईलाइटेड जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश है तो उसको लेते हुए चलना, कुछ अदर बन सकता है इसके अंदर। फिर एवं भारत एवं विश्व के खेल, और भारत और विश्व के इंपोर्टेंट खेल कौन सा, जैसे पूछ लेगा कि भारत का कौन सा है, और उसके बाद में अन्य देशों का कौन सा है, और उसके बाद में प्रमुख खेल है कौन से, पुरस्कार किसको क्या सम्मान दिया गया, उसमें हो सके इसके साथ में अपडेट आपके लिए कर सकता है। उसके बाद में देखिए भारतीय अनुसंधान संगठन, जैसे अनुसंधान रिसर्च है, DRDO है, इसरो है, और चीज़ें क्या चीज़ चल रही है उनसे रिलेटेड, और प्रसिद्ध पुस्तक है और लेखन, पुराने और करंट को दोनों को लेते हुए चलना कि पुरानी पुस्तक है वो पुस्तक किसने लिखा था, वो पुस्तक किससे रिलेटेड है। और उसके बाद में पुरस्कार एवं विजेता, पुरस्कार और विजेता को भी आप करंट अफेयर बेस में देख लेना, या किसको किस बेस के अंतर्गत पे, स्पोर्ट्स में या कहीं पर और चीज़ों के अंतर्गत पे किसको क्या पुरस्कार या विजेता है, उनका नाम भी पूछ सकता है। और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ठीक है ना, ये इसमें अगर बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस से भी, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड एक्टों को पढ़ लेना, थोड़ा जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड फैक्ट, और थोड़ा सा कुछ बेसिक से पॉइंट देख लेना, हो गया, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर का है अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आपको पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का है, 10 नंबर का जैसे दिया गया। अपठित गद्यांश, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण करना होगा, विवेचन और विश्लेषण करना होगा, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 5 मार्क्स का होगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे तो 14 नंबर है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे, उनका विश्लेषण आपको करना होगा, 10 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। 15 नंबर का है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करना होगा, 5 क्वेश्चन प्रत्येक में होंगी, 2 तालिका दी जाएंगी, 5 मार्क्स का होगा, एक के अंतर्गत पे 5 क्वेश्चन है यहाँ पर बटी होंगी लगभग। यहाँ अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन के अंतर्गत है प्रिलिमिनरी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, PET टेस्ट है, उसके अंतर्गत जो सिलेबस है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि 15 पॉइंटों के अंतर्गत आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया गया। अगर प्रत्येक गलत के लिए 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर बात करेंगे तो देखिए सिलेबस भी अगर बात कहा गया, शर्त क्या चीज़ है, क्रम संख्या 1 से लेकर 9 तक अंकित शैक्षणिक
विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो इसके अंतर्गत पर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। NCERT इसलिए क्या कह रहा हूँ, कक्षा 1 से लेकर 9 तक के अंतर्गत पे 1 से लेकर 12 तक का NCERT आपको सावधानी पूर्वक पढ़ लेना, मैंने पहले भी कहा है। और सेकंड पॉइंट कहा गया है कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके लिए 1/4 मार्क्स 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पीटी का जो सिलेबस था, सबसे पहले हिस्ट्री से लेकर 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से लेकर 5 क्वेश्चन है और उसके बाद में जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर से देखिए, करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट हो गया अब एग्जाम में। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है, मैंने टॉपिक आपको समझा दिया है। उसके बाद में अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश से रिलेटेड 10 क्वेश्चन और ग्राफ से रिलेटेड 10 नंबर का, और उसके बाद में 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है ना, 2 गद्यांश से पूछेगा, पर में से 5 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आ जाती है। 13, 14, 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, और ये 12 नंबर और 11 का 11 से लेकर आपको क्या करनी 15 को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रख लेना है। ठीक है ना, लगभग क्या है कि 50 मार्क्स का तो यहीं से इंक्लूड हो जा रहा है, 50% मार्क्स है। फिर उसके बाद में 50 मार्क्स से ऊपर है तो आराम से आपका क्या हो सकता है, एग्जाम क्लियर हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इसका प्रिपरेशन कीजिएगा और कुछ स्टैंडर्ड बुकों को, कुछ वैसे NCERT और लूसेंट बुकों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। सारा का सारा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट रूप से पूरा सिलेबस आपके लिए 2025 के लिए जो PET के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 3 साल के लिए, जो ये चीज़ होगा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा सिलेबस मैंने आपके लिए शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट रूप से। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।